जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, तो सारे के सारे लाइव हैं। क्वाड्रिलेटरल में तहलका मचाया जाए भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आ जाओ सारे के सारे लाइव। चलिए, तो चतुर्भुज में कल हम लोगों ने स्क्वायर तक पढ़ लिया था और आज हमें स्क्वायर से ऊपर यानी आगे बढ़ना था और हमें पढ़ना है रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेक्टेंगल की। तब तक बहुत अच्छे। रेक्टेंगल, ठीक है, आ जाइए भाई। रेक्टेंगल, ठीक है, आयत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल यानी हो गया आपका आयत। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या बोला गया है रेक्टेंगल के बारे में। सीधा कहा गया है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए वर्टिसेस, ठीक है, आर राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। कहने का मतलब, अगर ये आयत है तो यहाँ पर इसके चार वर्टेक्स हैं और चारों के चारों वर्टेक्स पर कितने का कोण बनेगा, 90 का। अब 90 का तो कोण मेरे भाई स्क्वायर में भी बनता है ना। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या हो जाता है। तो मेरे भाई स्क्वायर की चारों भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं, और रेक्टेंगल में कहानी यहाँ पर ये होती है कि ये दोनों अपोजिट साइड सेम रहेंगे। यानी अगर ये आपका एल है तो ये भी आपका एल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है इनको हम बोलते हैं बी और इनको बोलते हैं मेरे भाई बी। यानी ये हो जाता है दोनों के दोनों ब्रेथ, ये उनकी क्या हो जाती है, तो चौड़ाई हो जाती है। समझ गए यहाँ पे। ठीक है, यानी स्क्वायर में क्या होगा, चारों साइड बराबर होंगे, लेकिन रेक्टेंगल में ऑन द अदर केस हमारी दूसरी साइड हो जाती है, और यहाँ पर ये होता है कि अपोजिट साइड जो रहते हैं वो होते हैं इक्वल। अब उसके बाद कुणाल लोअर डिवीज़न क्लर्क कहते हैं कि सर इतना टाइम हो चुका, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। मेरे भाई मैं बहुत आराम तरीके से आप लोगों से ये बात बोलता हूँ यूट्यूब पे कि 8 महीने मुझे कम से कम लगेंगे। मिनिमम टाइम मैं बोलता हूँ कि 8 महीने कम से कम लगेंगे बैच को कंप्लीट होने में। और इसी 8 महीने के अनाउंसमेंट के साथ मैं आप लोगों के लिए पेड बैच लेकर भी आता हूँ और आप उसमें एडमिशन लेते भी हैं। क्योंकि देखिए, अगर मुझे प्री और मेंस लेवल का दोनों पढ़ाना है ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर लेवल को पढ़ाऊं, किसी भी चीज़ को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूं, समय लगेगा उन चीज़ों में मेरे भाई। तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ आएंगे जल्दी पढ़ाएंगे, रेक्टेंगल ट्रेपीजियम ये होता है, पैरेललोग्राम ये होता है, जल्दी जल्दी लिख लो और उसके बाद हम चले जाएंगे, लो तुम्हारा 10 दिन में ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया। चाहते हो तो यार मैं यूट्यूब पर भी कराता हूँ ना, क्या दिक्कत है, 2 दिन में तो वहाँ पर भी एक चैप्टर खत्म हो जाता है। अब एक बात बताइए, यही ज्योमेट्री है जहाँ यूट्यूब पर मैं 2 से 3 क्लासेस में ख़त्म कर देता हूँ, और यही ज्योमेट्री है जहाँ पर मैं आपके एप्लीकेशन में कम से कम 40 क्लासेस में ख़त्म करता हूँ। तो दोनों में तो फ़र्क होगा, कुछ तो कंटेंट की फ़र्क होगी, कुछ तो क्वालिटी की फ़र्क होगी। तो पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए अगर जल्दी जल्दी में पढ़ना है तो, नहीं तो अगर अच्छे तरीके से पढ़ना है तो कायदे से चुपचाप मुंह बंद करके अपना यहाँ पर पढ़ाई करिए। ठीक है, 8 महीने जब कहा है तो सब्र रखिए फिर चीज़ों को लेकर। 8 महीने से 9 महीने भी हो सकते हैं, 8 महीने से 7 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या बोला गया है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें शीर्ष के चारों कोण समकोण हो अर्थात 90 होते हैं तो उसे क्या कहलाता है, आयत कहते हैं। इसके बारे में जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जानना है वो क्या जानना है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर की आपने क्या क्या पॉइंट जाने थे, एक बार हम लोग रिवाइज करवाएं। तो पहली बात हमने स्क्वायर यानी यहाँ पर वर्ग में जाना था कि स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जाना था, वो ये जाना था कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हमने ये जाना था कि उनके दोनों डायगोनल यानी दोनों विकर्णों में कितने का कोण बना होता है, तो 90 का कोण बना होता है। यही कहानी हम थोड़ा यहाँ पर भी देखते हैं। बोला गया है अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी ये जो अपोजिट साइड हैं ये दोनों के दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट राइट एंगल। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल यानी एक वर्ग और एक आयत में 2 फर्क है मेरे भाई। और दोनों फर्क क्या है, पहली बात तो यहाँ पर कि स्क्वायर में दोनों डायगोनल के बीच में 90 का कोण बनता है, रेक्टेंगल में नहीं बनता।
ठीक है। और दूसरा फर्क मेरे भाई जो होता है वो यहाँ पर ये होता है कि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल के सिर्फ अपोजिट साइड बराबर होते हैं, और ये दोनों अपोजिट आपस में बराबर होते हैं, लेकिन कभी ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर नहीं होता। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और डायगोनल कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो ये इसकी एक लंबाई हो जाएगी, ये इसकी एक चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे पेरीमीटर को लेकर, तो पेरीमीटर में हम क्या बोलते हैं कि एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यानी यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों को जोड़ के उसका क्या कर दीजिए, तो दोगुना कर दीजिए। अगर हम उसके क्षेत्रफल की बारे में बातें करें, एरिया के बारे में बातें करें, तो एरिया हमारा कितना हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। ये भी पूरा का पूरा लिखा गया है। और अगर हम यहाँ रिलेशन देखें कि डायगोनल के साथ क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, वो है मेरे भाई रूट। अगर आपको इनका डायगोनल निकालना है तो पाइथागोरस का नियम याद है आपको। ठीक है, कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एल है और ये बी है तो डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, अगला बिंदु कहा गया है कि ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर स्क्वायर विल हैव द मैक्सिमम एरिया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो तरह के फिगर हैं। एक हमारा फिगर हो गया ये जो स्क्वायर है वो, ठीक है, और एक हमारा फिगर मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया रेक्टेंगल है वो। ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ इसकी भुजा 5, 5, 5 और 5, यानी ये पूरा का पूरा कितना हो गया, तो इसकी पेरीमीटर 20 हो गई। और यहाँ बात करते हैं तो ये 8 और 8 16 और ये 2 और 2 4 हो गया। तो यहाँ बोला जाता है कि देखो तुम्हारे पास दो तरह के पॉलीगन हैं, या ऐसे कह लो कि दो तरह के क्वाड्रिलेटरल हैं। एक तुम्हारा स्क्वायर है और दूसरा तुम्हारा रेक्टेंगल है। यदि दोनों का पेरीमीटर सेम हो, क्वेश्चन में बोला जाता है कि इफ़ पेरीमीटर इज सेम, यदि दोनों का क्या हो, सेम, पेरीमीटर हमारा सेम हो। तो अगर दोनों का पेरीमीटर सेम हो तो बताओ एरिया किसका ज़्यादा होगा, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ पर इसकी एरिया की बात करें तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इसकी एरिया की बात करें तो सर 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। तो आपकी आंखें यहाँ पर बहुत प्यार तरीके से अच्छे से देख पा रही हैं कि सर यहाँ पर स्क्वायर का जो एरिया होगा ना, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मेरे भाई समझ गए बात को। स्क्वायर का जो एरिया होगा वो हमेशा मेरे भाई ज़्यादा होगा, और किससे ज़्यादा होगा, तो रेक्टेंगल से। और ये ऐसे नहीं है, ये एग्जांपल देकर मैंने आपको समझाया कि देखो यहाँ पेरीमीटर इसका भी 20 है और इसका भी पेरीमीटर 20 है, लेकिन वहीं पर इसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। प्रीवियस ईयर में पिछले साल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, और उस क्वेश्चन में आपसे एक बातें पूछी गई थी। और क्या पूछा गया था, पहली बात, मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन मिला रहा हूँ, 3 तरह के सवाल। पहला क्वेश्चन ये कहा गया था कि देखो ये भी एक ट्रायंगल है, लेकिन ये कैसा ट्रायंगल है मेरे भाई, तो ये ऐसा ट्रायंगल है जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ए बी सी करके है। ठीक है, या ए बी सी करके आप कुछ दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर 5, 6 और 7 ले लेते हैं। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा गया था, ठीक है, इनका कितना हो गया, 7, 5, 12, 6, 18, 18 हो गया ना, तो 4 हो गया, 4, 8 हो गया। ठीक है, या ऐसे समझ लो, ये वाला जो रेक्टेंगल हो गया ये ऐसे हो गया कि ये 5 है और ये 5 है और ये 8 है। और तीसरा वाला स्क्वायर ऐसे हो गया जिसकी सारी की सारी भुजाएं आपकी सेम है, यानी 6, 6, 6 है। अब ये 3 तरह के ट्रायंगल हैं। ठीक, इसको बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, यानी जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। इसको अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो आइसोस्केलेस, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। और इसको क्या बोलते हैं, तो इक्विलेटरल, यानी समबाहु त्रिभुज हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है, और पूछा भी गया था, कि अगर हमारा तीनों का पेरीमीटर सेम हो जाए, क्या हो जाए, अगर हमारा तीनों का पेरीमीटर सेम हो जाए, इफ पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ ऑल आर सेम, या ऑल इज सेम, पेरीमीटर के लिए इज आएगा। ठीक है, अगर तीनों का पेरीमीटर सेम है, और अगर आप देखेंगे तो पेरीमीटर का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, 7, 5, 12, 6, 18, 5, 5, 10, 8, 18, 6, 6, 12, 6, 18। अगर तीनों तरह के ट्रायंगल का, यानी एक आइसोस्केलेस का, एक स्केलेन का और एक इक्विलेटरल का, तीनों का अगर हमारा पेरीमीटर सेम रहता है,
तीनों का हमारा पेरीमीटर क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो उस केस में मेरे भाई आप क्या करेंगे, तो उस केस में आप ये बोलेंगे कि सर एरिया किसका ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया जाए एरिया किसका ज़्यादा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर एरिया ही तो निकालना है। एरिया निकालना है तो एरिया को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास 3 ट्रायंगल है और तीनों का एरिया सेम है, तो आपको हम एक कंसेप्ट बताते हैं, थोड़ी मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा। असल में क्या होता है ना कि देखो, जो चीज़ें जितनी ज़्यादा सिमेट्रिक होती हैं, सिमेट्रिक होने का मतलब क्या हो गया, समान होती हैं, जिनका हर कुछ थोड़ा 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 सेम होते जाता है, तो एक तरीके से उनका जो प्रोडक्ट होता है ना, वो हमेशा मैक्सिमम होता है। जैसे अलजेब्रा हमें एक छोटी सी बात हम आपसे पूछते हैं, उसके बाद आप ओवरऑल मेरे कंसेप्ट को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, जान पाएंगे हम जो कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये 2 संख्या है, इन 2 संख्या को मेरे भाई जोड़ने पे 8 आ रहा है, या इन 2 संख्या को जोड़ने पे मान लीजिए 6 आ रहा है। अब जोड़ने पर 6 आ रहा है तो ये ऐसा हो सकता है कि ये 1 रहा होगा, ये 5 रहा होगा, ये ऐसा हो सकता है कि ये 2 रहा होगा, ये 4 रहा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 रहा होगा, 3 रहा होगा। लेकिन किस केस में इनका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ अगर इनका प्रोडक्ट देखोगे तो बोलोगे 1 इंटू 5 5 होता है, 2 इंटू 4 8 होता है, और 3 इंटू 3 9 होता है। यानी आपने एक बात नोटिस की, ठीक है, और वो आपने ये नोटिस किया कि यार जैसे जैसे भुजाएं समान होती चली जाती हैं, या एक तरीके से उनके में कम गैप होना शुरू हो जाता है। जैसे मानो आप ऐसे एग्जाम्पल ले लो पति पत्नी के रिश्तों से, ठीक है, जिन पति पत्नी में क्या होता है कि एक तरीके से संबंध बहुत अच्छे हैं, डिफरेंसेस कम होते हैं, उनके रिश्ते लंबे चलते हैं। लेकिन जिनके में आपस में झगड़े ज़्यादा होंगे, डिफरेंसेस मेरे भाई सबसे ज़्यादा होंगे, तो उस केस में मेरे भाई क्या होगा, वो रिश्ता टिक ही नहीं पाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो वैसे ही जिन 2 संख्याओं के बीच का जो गैप होता है वो जितना कम रहेगा, उनका प्रोडक्ट उतना अच्छा रहेगा। या ऐसे कह लीजिए जैसे यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है, और यहाँ बिल्कुल भी गैप नहीं है। यानी जो जितना ज़्यादा सिमेट्रिक होता है उनका प्रोडक्ट उतना ज़्यादा होता है। सिमेट्रिक है प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, सिमेट्रिक कम सिमेट्रिक है तो प्रोडक्ट कम रहेगा। यानी सिमेट्रिसिटी का मतलब जो जितने करीब आते जाएंगे, जो जितने बराबर होते चले जाएंगे, उनका प्रोडक्ट उतना ज़्यादा होगा। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, यानी इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होगा। उसके बाद ये है इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं तो इसका क्षेत्रफल थोड़ा उससे कम होगा, और इसकी तो कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं है, तो यानी इसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा मेरे भाई। क्योंकि जब चीज़ें सिमेट्रिक होती हैं तो देखो एरिया निकालते कैसे हो, एरिया तो प्रोडक्ट ऑफ साइड से ही निकलता है ना। तो अगर मानो चीज़ें सिमेट्रिक होंगी तो उनका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, और प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रफुल्ला साहू नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, अभी मेरे भाई पढ़ लो। ठीक है, ज्योमेट्री के बाद नेक्स्ट टॉपिक मेंसुरेशन ही होता, अभी पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ने पर फोकस करो, इधर उधर की बातों पे मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिमाग से उतर जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये वाला पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में कि अगर 3 प्रकार के ट्रायंगल हैं और तीनों प्रकार के ट्रायंगल में मेरे भाई सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका होगा, तो वो सबसे ज़्यादा इक्विलेटरल का होगा, फिर आइसोस्केलेस का होगा, फिर इसका होगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे या नहीं समझे? अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था कि अगर मान लीजिए कि एक हमारा स्क्वायर है, ठीक है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा ना एक हमारा ये स्क्वायर है, और स्क्वायर में यहाँ पर क्या हो गया, तो 5 5 5 और 5, ये हमारा हो गया स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया रेक्टेंगल, और यहाँ बोला जाएगा 10 10 20। ठीक है, 5 10 15 20, तो यानी 10 10 ना लेके कोई और ले लेते हैं। मान लीजिए 8 8 16 और 2 20 हो गया। अब इस केस में भी दोनों के मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो दोनों का एक तरीके से जो है वो सेम है, और क्या सेम है, तो दोनों का पेरीमीटर सेम है, दोनों का परिमाप सेम है। अब एक वर्ग का और एक आयत का दोनों का परिमाप सेम है, लेकिन फिर भी क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा, तो बोलोगे सर क्षेत्रफल जो होगा वो इसका ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, बिना कैलकुलेट किए, इसीलिए क्योंकि इसकी सारी भुजाएं जो है वो समान है, सारे के सारे मेरे भाई इक्वल हैं। ठीक है, तो जिसकी भुजा इक्वल होती है ना तो वो अपने आप को और सिमेट्रिक बनाता है, और सिमेट्रिक बनाता है तो फिर इनके प्रोडक्ट यानी 5 इंटू 5 25 और 2 इंटू 8 16, यानी इनका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब जो तीसरा क्वेश्चन आपके पेपर में छप कर आया था वो पहले और दूसरे के समावेश से था, और वो सवाल कुछ इस प्रकार था। बोला गया था कि देखो एक स्क्वायर ये है, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज है, एक हमारे पास ये वर्ग भी है, स्क्वायर कहते हैं जिसे,
एक हमारे पास ये स्क्वायर भी है, ठीक, और तीसरा हमारे पास क्या है, तो तीसरा हमारे पास सर्कल भी है भाई। अब ये देख लीजिए जरा बड़े ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हमारा क्या है, तो स्क्वायर है, वर्ग है, और ये हमारा एक सर्कल है, वृत्त है, ठीक है। कंडीशन मात्र इतना दिया जाएगा कि सभी का पेरीमीटर सेम है, ठीक है, पेरीमीटर सेम। सभी का पेरीमीटर मेरे भाई क्या है, तो सभी का पेरीमीटर सेम है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए किसका क्षेत्रफल ज्यादा है और किसका क्षेत्रफल कम है, ठीक है, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और किसका क्षेत्रफल कम है, हमसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा। तो हमने कहा ठीक है सर, हम देखते हैं किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और किसका क्षेत्रफल कम है। देखो, एक होता है कि जिसके पास ज़्यादा वर्टेक्स होंगे ना, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा वर्टेक्स होने का मतलब यहाँ पर ये है कि उसके पास ज़्यादा साइड होगा, और ज़्यादा साइड होने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा साइड उसका उतना ज़्यादा प्रोडक्ट, और उतना ज़्यादा प्रोडक्ट तो उसका क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा। इसके पास कितने साइड हैं, 3, और इसके पास कितने हैं, 4। अब बोलोगे सर सर्कल के पास तो कोई साइड ही नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सर्कल के पास जितने साइड होते हैं ना, उतना दुनिया में किसी भी फिगर के पास नहीं होता है। सर्कल के पास जितना वर्टेक्स होता है उतना किसी के पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सर्कल अनंत वर्टेक्स से बना है। कैसे, देखते चलो। जैसे मानो कि पहले आप क्या करते हैं, तो पहले आप पेंटागन बनाते हैं, तो पेंटागन आपका इस प्रकार से बनता है, पंच, ठीक है। फिर हेक्सागन बनाते हैं, षष्ठभुज यहाँ पर जो आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कल चल के ऑक्टागन, नोनागन या ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को बनाते चलते हो, मतलब, और धीरे 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 ये ऐसा होता चला जाता है ना कि धीरे 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 करके ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यानी ये धीरे धीरे करते करते सर्कल बन जाता है, वृत्त बन जाता है। और इस केस में इसके पास अनंत भुजाएं भी होती है, और मेरे भाई यहाँ अनंत वर्टेक्स भी होते हैं, जो माइन्यूट होते हैं, जो आपको दिखते नहीं हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सबसे ज़्यादा वर्टेक्स है तो किसके पास है, सर्कल के पास। तो अगर सबसे ज़्यादा वर्टेक्स इसके पास है तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका होगा, फिर उसके बाद स्क्वायर का होगा, और फिर उसके बाद ट्रायंगल का होगा, चाहे ये स्क्वायर ही क्यों ना हो, चाहे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्यों ना हो। तो पहला एक होता है ट्रायंगल के कम्युनिटी में आपस में कंपेयर किया जाता है, 3 प्रकार के ट्रायंगल बिठा दिए जाते हैं और बोला जाता है बताओ कौन से वाला ट्रायंगल का ज़्यादा रहेगा। तो बोलोगे सर जो ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जैसे इक्विलेटरल है तो उसका ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में भी बिठा दिया जाएगा, काइट को, स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, सभी को बिठा दिया जाएगा। उस सभी क्वाड्रिलेटरल में सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सभी क्वाड्रिलेटरल में सबसे ज़्यादा स्क्वायर का होगा। और फिर उसके बाद इन सब को एक एक साथ लाकर आपस में बिठाकर और तब कंपेयर करवाएंगे। जैसे एक ट्रायंगल को बिठा दिया, एक स्क्वायर को बिठा दिया, एक सर्कल को बिठा दिया, और फिर इनमें कंपैरिजन होता है, तो उसमें जो विजेता निकलता है वो हमारा सर्कल निकलता है। सर एक एक पॉइंट की है ना इतनी बड़ी महत्व है, अगर आप उसको गहराई से समझेंगे ना तो आपको मजा आना शुरू होगा। यही तो होती है कुछ नई और अच्छी चीजें जो आपको सीखनी है इस क्लासरूम में। और फिर बोलते हैं कि सर जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए, तो बोलिए ये सब पॉइंट नहीं पढ़ाएंगे। ये सब पॉइंट आपके प्रैक्टिस शीट में दिया है, नहीं दिया है, आपको किसी किताब में भी जनरली नहीं मिलेंगे। तो ये गहराइयों से जब आप चीज़ों को समझते हैं ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। फिर उस केस में झंडे गाड़ देते हैं, नहीं तो क्या जरूरत है, पीपीटी में यहाँ लिखा है, पढ़ा देंगे, चले जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। सीखा करो मेरे भाई, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आपको सिखाने को लेकर हैं, ठीक है। और उसके लिए बड़ा पर्याप्त सा समय मेरे को मिलता है, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा आपको सिखा सकूँ उतना बेहतर है। तो थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है, ऐसे नहीं होता, समझिए बातों को। तो क्या कहा गया है जरा वो देखिए, कहा गया फॉल द रेक्टेंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर स्क्वायर विल हैव मैक्सिमम एरिया। सोचो इस एक पॉइंट का महत्व कितना था कि इस एक पॉइंट को समझाने के लिए हमें 3 बातें समझनी पड़ी। समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? चलो दूसरा बात यहां पर क्या बोला गया, बाइसेक्टर ऑफ 4 एंगल एंक्रोसेस स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पॉइंट, अब इस वाले पॉइंट के बारे में आप जानते हैं ये क्या है। कहने का मतलब है कि देखिए आपके पास एक ऐसा रेक्टेंगल है, एक ऐसा आयत है। अब यहाँ पर इसका आयत है तो एक इसका बाइसेक्टर बनाएंगे, एक इसका बाइसेक्टर बनाएंगे, एक यहाँ पर इसका बाइसेक्टर बनाएंगे, एक इसका बाइसेक्टर बनाएंगे। और जब इन सब को यहाँ ले जाकर आपस में जोड़ेंगे ना भाई, तो वो क्या बनाएगा वो देखो। तो बाइसेक्टर ऑफ 4 एंगल एंक्लोजेस स्क्वायर, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब ये चारों के चारों बाइसेक्टर को हम बनाएंगे तो अंदर जो हमारा बनेगा ना, ये हमारा एक स्क्वायर होगा, ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। व्हेन द रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल इट विल हैव द मैक्सिमम एरिया व्हेन इट इज अ स्क्वायर, ठीक है।
इस पॉइंट को अभी नहीं समझाएंगे, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी सही समय पर तब हम समझाएंगे। ठीक। सर टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से कंप्लीट करिए। अच्छे से ही कंप्लीट करा रहे हैं भाई, परेशान मत हो आप। ऐसे कमेंट में डेली सुनता हूँ और मुझे आदत है, तो इसलिए आप परेशान मत होइए। आप अपने तरीके से, अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करिए, ठीक है। आप बढ़िया तरीके से बस पढ़ाई करो, बाकी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो आप, ठीक। निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए आप, निश्चिंत होकर। एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग, ये बार बार बंद हो जा रहा है पीसी, कुछ बीमारी है इसकी, थोड़ी दूर कर दें। कलर, एक सेकंड भाई। चलिए, तो यहाँ पर अब ये वाली जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, ये तो स्क्वायर के अंदर भी आपने पढ़ी थी। और स्क्वायर के अंदर क्या पढ़ा था कि अगर ए बी सी डी नाम का मेरे भाई कोई भी एक स्क्वायर है और पी नाम का कोई भी एक पॉइंट उसके अंदर गुमनाम है, तो यहाँ पर क्या बोलते थे, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के। बस वही प्रॉपर्टी आपको फॉलो करनी है सेम तरीके से रेक्टेंगल में भी, कि अगर वो पी नाम का पॉइंट कहीं बीच में गुमनाम मिलेगा तो पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। और ये जो है मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा, किस में, तो आपने ये पॉइंट पढ़ रखा है स्क्वायर में। अब उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है कि देयर इज अ पॉइंट पी इनसाइड अ रेक्टेंगल सच दैट पी ए पी बी इन सब की वैल्यू दे रखी है। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, रेक्टेंगल यानी आयत है, ए बी सी डी नाम का हमारा एक आयत है, तो हम ए बी सी डी नाम के आयत को बना लेते हैं कि आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु पी इस प्रकार है। जैसे मानिए इसके अंदर बिंदु पी इस प्रकार है कि हमारा पी ए भी है, हमारा पी सी भी है, हमारा पी बी भी है और हमारा पी डी भी है। तो हमें याद रखना है अपने पॉइंट को कि सर पी ए का स्क्वायर प्लस ये पी से लेकर सी तक यानी पी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी के स्क्वायर के, ये बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा पी ए है, पी ए का मान है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये जो हमारा पी सी है, पी सी का मान हमारा पूछा गया है तो हम पी सी के स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे। हमारा पी बी का जो मान है वो हमारा कितना है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64। और ये जो हमारा पी डी है, पी डी का मान है 5, 5 का मान हो जाएगा 25। तो मेरे भाई यहाँ पर पी सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो हम यहाँ बोलेंगे 89 और माइनस हो जाएगा 16, ठीक है। तो फर्दर अगर हम यहाँ देखेंगे पीसी का स्क्वायर तो हमारा कितना हो जाएगा बताइए, तो बोलेंगे सर 73। तो पीसी का जो रूट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों तरफ रूट करेंगे तो पीसी की वैल्यू रूट अंडर 73। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ गए, कोई दिक्कत की बात। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे ही बोला गया है कि Q इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी। क्यू ए का मान है, क्यू बी का मान है, क्यू सी का मान है, क्यू डी पूछा गया है। क्या प्रॉपर्टी लगाकर मेरे भाई आप इस सवाल को बना देंगे, बताइए। क्या प्रॉपर्टी लगाकर आप इस सवाल को बना देंगे, नहीं बना पाएंगे, बना पाएंगे ना, तो बस बहुत शानदार। कितना आसान है बताओ, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 हर किया जा सकता है, ठीक है। आ जाइए उसी तरीके से हम तीसरा पॉइंट यहाँ देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल कि इन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी ए सी एंड बी डी मीट एट ओ। थोड़ा सा यहाँ पर फिगर नीचे है, इसको थोड़ा हम ऊपर लेकर जाते हैं और इस पर चर्चा करते हैं किस पॉइंट पर क्या बोला गया है। कहा गया है कि देखिए आयत ए बी सी डी में ए सी तथा बी डी बी पर मिलते हैं, यानी ये जो ए सी हो गया और बी डी हो गया ये कहाँ पर मिलते हैं, तो बिंदु ओ पर मिलते हैं, ठीक है। ए से लेकर ओ तक का यहाँ दे रखा है 3x - 8, ठीक। बी से लेकर ओ तक का वैल्यू दे रखा है x + 2 और हमसे बोला गया है x की वैल्यू बताओ। बहुत शानदार बात है, बहुत अच्छी बात है। पहली बात मैंने आपसे क्या कहा था, पहली बात मैंने ये कहा था कि ये दोनों डायगोनल क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। कहा था मैंने कि जो इसकी लंबाई होती है वहीं इसकी लंबाई होती है। और दूसरी बात मैंने कहा था कि ये डायगोनल जो होते हैं ना, ये चारों टुकड़े आपस में बराबर होते हैं। ये चारों टुकड़े आपस में बराबर होते हैं। क्यों, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करता है यानी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आधे आधे में बटेगा और ये टुकड़ा आधे आधे में बटेगा। ये पूरा इस पूरे के बराबर है, तो मेरे भाई इस टुकड़े का आधा इस टुकड़े के आधे के बराबर नहीं होगा, तो इसका जो आधा होगा वो ये है और इसका जो होगा आधा होगा ये है, यानी इनके दोनों आधे क्या होंगे,
होंगे बराबर, यानी मेरे भाई ये वाला 3x माइनस 8 और x प्लस 2 दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे जनाब। तो ज़रा यहाँ पर इनको बराबर करिए तो बोलेंगे सर 3x माइनस 8 बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे x प्लस 2 के। 3x में से x चला गया तो 2 आ जाएगा, 8 जमा 2 हमारा 10 हो जाएगा, x का मान हमारा 5 आ जाएगा। क्या सवाल में हमसे x का मान पूछा है, डायगोनल का लेंथ पूछा है, तो हमसे कहा गया x का मान कितना आ गया 5। अगर कल के दिन चलकर इस विकर्ण की लंबाई पूछी जाती तो आप यहाँ पर कहते 5 जमा 2 7, इस आधे टुकड़े की वैल्यू 7 है तो पूरा डायगोनल 7 और 7 14 हो जाता। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर आपसे डायगोनल की लंबाई पूछा जाता तो 14 बताते हैं और x का मान पूछा जाता तो 5 बताते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है, कहा गया है यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 2:7 हो तथा एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बढ़िया सवाल आपका, ठीक है। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लेंथ हो गया और पेरीमीटर हो गया, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, तो 2:7 है। ठीक है, साथ में कोई भी एक डायगोनल, कहने का मतलब डायगोनल की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 20 है। तो हमसे यहाँ बोला गया है क्षेत्रफल बताइए कि क्षेत्रफल जो है वो मेरे भाई कितना होगा। एक बच्चा कहता है सर समझ नहीं आया। तोनमो जी मेरे भाई इसमें समझ में क्या नहीं आया ये बताओ जरा, गजब हाल करते हो यार। एक बात बताओ, आपका जो ये वाला एक तरीके से बोलते हैं डायगोनल और ये डायगोनल दोनों के दोनों बराबर हैं, जब ये काटते हैं तो ये वाला इसमें ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं और ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। या ऐसे कह लीजिए आसान भाषा में तोनमोए जी, आप आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल के अंदर जब दोनों के दोनों डायगोनल काटते हैं उसके टोटल 4 टुकड़े बचते हैं और ये चारों टुकड़े आपस में बराबर होते हैं। यानी आप ऐसा कह सकते हैं OA, OB, OC, OD ये सारे बराबर होंगे। O से लेकर A तक, O से लेकर C तक बराबर होगा, O से लेकर B तक, और वो बराबर होगा मेरे भाई O से लेकर D तक। ये चारों टुकड़े एक रेक्टेंगल एक आयत के अंदर बराबर होते हैं। हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, वहाँ से x का मान आ गया। क्वेश्चन में x का मान पूछता तो 5 बताते हैं, और अगर डायगोनल यानी विकर्ण की लंबाई पूछता तो 5 + 2 7, यानी इस आधे टुकड़े की वैल्यू 7 है तो ये 7 और 7 मिलकर 14 बना देता। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बोला गया है। देखिए लंबाई का और पेरीमीटर का रेशियो दे दिया है, डायगोनल की वैल्यू दे दी है, पूछा हमसे एरिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ लंबाई है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी होती है तो बोलेंगे सर 2 × L + B होता है। 2 × कितना होता है L + B बराबर हो जाएगा किसके, 2/7 के। यहाँ थोड़ा सा आप सॉल्व करिए। अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो आप सीधा यहाँ ऐसे बोल देंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 × L कितना हो जाएगा 7L, और यहाँ 2 × L + B को गुना करेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4L प्लस मेरे भाई हो जाएगा 4B। समझ गए, ऐसे समझ लो ये 2 यहाँ आ गया 4 बन गया, 4 × L 4L और 4 × B 4B। ठीक है, 7L में से 4L चला गया तो हमारा 3L आ जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 4B के। तो फर्दर यहाँ पर L और बट्टे में B की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4/3 आ जाएगी। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया हम आपको अभी समझा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो L और B का जो रेशियो है वो हमारा कितने का है, 4 और 3 का है। कितने का है दोस्त, यहाँ पर 4 और 3 का है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि L की वैल्यू 4x हो गई और B की वैल्यू हमारी 3x हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर जो है हमसे यहाँ पर वो क्या बोला गया है जरा देखिए, तो डायगोनल का मान दिया गया है। अब अगर क्वेश्चन में हमसे डायगोनल की वैल्यू दी गई है तो हम डायगोनल कैसे निकालेंगे ये बताइए। ठीक है अगर हम बात करते हैं तो डायगोनल हमारा किसके बराबर होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 20 के। आप मुझे बताओ 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर ये बात बोलूँ, अगर मैं इसको हटा भी दूँ एक पल के लिए, ठीक है, अगर थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको लेके चले तो हम ऐसा कहेंगे कि यार देखो लंबाई 4 है चौड़ाई 3 है। अब मान लीजिए कि आपका एक तरीके से रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई 4 है, इसकी चौड़ाई 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल। अब आपको भी पता है कि 3 4 और 5 का क्या बनता है, ट्रिपलेट, यानी इसके डायगोनल कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अब ये मत पूछना सर 5x कैसे आया,
1000 बार बताया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसका रूट करोगे तो 5x आ जाएगा। यानी ये जो डायगोनल है ये कितना है, तो 5x है, और 5x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 20 है। 5 से सीधा काटेंगे तो x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब यहाँ समझो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, यानी यहाँ पर हमसे बोला गया है एरिया। अब एरिया की बात करते हैं तो एरिया बराबर लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, ब्रेथ। तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 4x। x का मान 4 है तो 4 इंटू 4 16। ठीक है, और ब्रेथ का मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 12। तो 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा बताओ, तो 16 इंटू 12 हमारा 192 हो जाएगा। ये हमारी एरिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ गए? तो आसान क्वेश्चन था, बस इसमें कुछ भी नहीं था। पहले लंबाई और पेरीमीटर यानी लेंथ अपॉन पेरीमीटर का रेशियो दे दिया है, तो हमने कहा कि इट इज़ इक्वल टू 2/7। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो L अपॉन बी का रेशियो आ जाएगा, और L अपॉन बी का रेशियो मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो लंबाई 4, चौड़ाई 3, डायगोनल 5x हो गया। 5x की वैल्यू हमारी 20 है तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, और x की वैल्यू 4 हो जाएगी तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एरिया निकाल देंगे। ठीक है, समझ गए भाई? बी फॉर बैंडिनेज, क्या बैंडिनेज, बहुत शानदार। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हमसे क्या बोला है। एग्जाम्पल नंबर 5 में यहाँ पर ये बोला है कि इन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी की वैल्यू भी दी गई है, ए डी की वैल्यू भी दी गई है। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो पहली बात तो हमें यहाँ पर बोला गया है आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जरा रेक्टेंगल को आप एक बार नज़रों से देखिए, प्यार भरी निगाहों से। तो ये प्यार भरी निगाहों से जब आप ए बी सी डी को देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया कि किसी आयत ए बी सी डी में ए बी का मान हमारा 6 है, फिर उसके बाद ए डी का मान 12 है। ये ए डी जो है ना, ये ए डी का मान हमारा 12 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला गया है, आयत ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम समझाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है आपको, है ना, छोटी 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 चीज़ें आपको छोटी 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 चीज़ें ध्यान रखते चलनी है। और वो क्या रखते चलना है, देखो जैसे मेरे भाई क्या था कि ट्रायंगल है ना, तो यहाँ पर ऐसे समझो कि जैसे आपने ट्रायंगल पढ़ा, तो ट्रायंगल जब आपने पढ़ा था तो आपने क्या सीखा था कि अगर मैं इसके मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु को जोड़ूं और अंदर कोई दूसरा ट्रायंगल बन जाए, ठीक है, यहाँ पर अंदर कोई दूसरा मेरे भाई ट्रायंगल बन जाए तो उस केस में उसकी एरिया कितनी होगी, पहले ये समझते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पढ़ना, सारे कन्फ्यूजन दूर रखेंगे। फिर उसके बाद अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने स्क्वायर पढ़ा था। फिर स्क्वायर में आपने ये बात अच्छे तरीके से सीखा कि अगर हम इसके मिड पॉइंट को जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो अंदर बना हुआ एरिया होगा वो मेरे भाई क्या कहानी रचेगा, क्या इतिहास रचेगा, बाहर वाले का एरिया का कितना होगा। अब आपको पढ़ना है तीसरा पॉइंट, यहाँ पर रेक्टेंगल यानी एक तरीके से आयत। अब आयत के केस में मेरे भाई कहानी क्या होती है, अगर हम इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ दें तो यहाँ पर जो अंदर बनेगा वो क्या बनेगा, पहली बात, और जो भी बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, जो भी बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पर ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने पढ़ा है ना, तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर उसके सभी मिड पॉइंट को जोड़ दें, यानी हम समबाहु त्रिभुज के सभी मध्य बिंदुओं को जोड़ दें, तो अंदर जो बनेगा वो क्या बनेगा और जो उसकी क्षेत्रफल होगी वो कितनी होगी, बस ये बताइए। आधी होगी, 1/4 होगी, 1/10 गुना होगा, कितना होगा, ये बताइए पहले। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए मेरे भाई की जो ये बाहर वाली भुजा है ना, इसकी लंबाई 6 है। ठीक है, तो ये 6 हो गया, 6 हो गया, और ये कितना हो गया, तो 6 हो गया। ठीक, अब जो अंदर वाली है तो उसको 6 का आधा 3 होना पड़ेगा,
6 का आधा 3 होना पड़ेगा, 6 का आधा 3 होना पड़ेगा। तो जब हमारा बड़ा वाला यानी बी फॉर बिग, बिग वाले का एरिया कितना होता है, तो √3 देखो बिग अपॉन स्मॉल का हम सीधा रेशियो लिखेंगे, बिग अपॉन स्मॉल। तो बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू यहाँ पर 6 का स्क्वायर, और छोटे वाले का एरिया यानी अंदर वाले का एरिया कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर √3/4 और कितने का स्क्वायर सर, 3 का स्क्वायर। समझते चलिए, ये इस पूरे को पूरे ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो सीधा एरिया का रेशियो 4:1 हो जाएगा। या ऐसे भी कह ले तो एरिया ने अपने आप को 1/4 कर लिया है। एरिया ने अपने आप को कितना कर लिया है, तो 4 ने अपने आप को 1/4 से मल्टीप्लाई करके 1, यानी अगर बाहर वाले की एरिया 4 यूनिट है तो अंदर वाले की एरिया 1 यूनिट होगी। किस केस में, तो ट्रायंगल के केस में। अब आ जाते हैं स्क्वायर के केस में। मान लीजिए मेरे भाई स्क्वायर की आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि बाहर वाले की साइड 3 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप यहाँ पर ये 3 है और ये 3 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 3 और 3 6 है, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। ये देखते चलो, सारे पॉइंट में लिखते चल रहा हूँ, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा। हमने एक अपने मन से कोई स्क्वायर लिया है, ठीक, और उस स्क्वायर में हमने आपसे यहाँ पर ये बोला है कि इसकी साइड 6 है, चूंकि ये मिड पॉइंट है तो 3 3 में बढ़ जाएगा, 6 है मिड पॉइंट है तो 3 3 में बढ़ जाएगा, 6 है तो मिड पॉइंट है तो 3 3 में, 6 है तो मिड पॉइंट है तो 3 में। अब आपको भी पता है पाइथागोरस का नियम, और पाइथागोरस का नियम क्या कहता है कि देखो दोस्त, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से तुम इस पॉइंट पे समझना, ये अगर तुम्हारा 3 है और ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है कि अगर ये a है और अगर ये a है तो ये हमारा a√2 हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा 3√2, अगर ये 3√2 तो ये भी 3√2, ये भी 3√2, ये भी 3√2। तो इस केस में बड़े और स्मॉल का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो बोलोगे सर स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और छोटे वाले का साइड कितना है, तो 3√2 यहाँ पर, तो उसका मेरे भाई स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ 3 नहीं है, बड़े वाले की तो भुजा 6 है ना, तो हम बोलेंगे 6 का स्क्वायर। अब ज़रा देखिए, तो 6 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 36, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18। जब हम इसे काटेंगे तो हमारा 2:1 आएगा, यानी यहाँ सीधा बोलेंगे कि एरिया अपने आप का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, एरिया अपने आप में आधा हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर बीच वाले पॉइंट में, यहाँ पर कि इस केस में क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये पूरी की पूरी भुजा कितनी है, 8 है, तो ये 8 है तो ये 4 और 4 में बढ़ जाएगा, और ये पूरी भुजा मान लीजिए 6 है तो ये हमारा 3 और 3 में बढ़ जाएगा। 90 का कोण बनता है, तो अगर ये 3 है और ये 4 है तो पाइथागोरस के नियम से ये 5 हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए देखो 4 था, 4 था, 3 था, 3 था, अब ये 3 4 है तो ये 5 हो जाएगा, 3 4 है तो 5 हो जाएगा, 3 4 है तो 5 हो जाएगा। यानी पहली बात, यहाँ पर जो अंदर बनता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, स्क्वायर के अंदर जो बनता है वो यहाँ पर स्क्वायर ही बनता है। लेकिन एक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो एक रोम्बस बनता है। रोम्बस का मतलब क्या होता है, देखो रोम्बस और स्क्वायर में मात्र इतना फर्क होता है कि रोम्बस के सारों कोण 90 होते हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर इनके जो एंगल होते हैं वो 90 नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये रोम्बस है। अब इस केस में यहाँ बड़े वाले में और स्मॉल वाले में फ़र्क क्या होगा, तो बड़े वाले का एरिया यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है तो बोलेंगे सर 8 है, और चौड़ाई कितनी है तो 6 है। और छोटे वाले की बात करते हैं तो यहाँ 5 और यहाँ 5 है, चूँकि वो रोम्बस है, ठीक है। तो रोम्बस का यहाँ पर एरिया हाफ d1 d2 हो जाएगा, ठीक है। या आप एक तरीके से इस रोम्बस को मान लीजिए कि रोम्बस का फिर डायगोनल यहाँ 90 पर काटेंगे, फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। रोम्बस के अगर चारों साइड आ रहे हैं, यहाँ पर अगर प्रूफ करने के लिए अगर हम इसको ऐसे ले लें, ये हमारा 5 है, इसके डायगोनल को निकालना पड़ेगा, और डायगोनल को निकालने के बाद उसके बाद यहाँ पर इसका एरिया आएगा। और डायगोनल को निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल ही लो डायगोनल यार, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं।
ठीक है, निकाल लेते हैं। आप डायगोनल को ना निकाल कर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर इनको 4 बराबर टुकड़ों में बांट लो। जैसे मानो आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये 3 है तो ये भी हमारा 3 होगा, और ये 4 है तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर वाले का जो एरिया होगा ना, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया का 4 गुना, यानी 4 गुना होगा किसका, तो इस ट्रायंगल के एरिया के। और इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू यहाँ पर 3 इंटू 4। मैं आपको कुछ बातें समझाने की बस कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा, दोबारा से समझ लीजिए। रेक्टेंगल के एरिया निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई है आपको यहाँ पर इसके एरिया को निकालने में परेशानी हुई थी। तो मैंने कहा यार पूरे का एरिया निकालना है तो इसको 4 टुकड़ों में बांट दो, हालांकि 4 में बढ़ जाएंगे। इस वाले पार्ट का जो है एक पार्ट का एरिया निकाल दो, सिर्फ इस वाले पार्ट का। और इस पार्ट का कैसे निकालेंगे, ये 3 है तो 3 है, ये 4 है तो 4 है, यानी राइट एंगल है। तो एक राइट एंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर एक का एरिया इतना है तो चारों का यानी इंटू 4 हो जाएगा। अभी देखते चलो, यहाँ पर रेशियो निकाल रहे हैं। 2 से हमने काटा कितनी बार में, 2 बार में। 4 से हमने काटा कितनी बार में, 2 बार में। 2 से हम काटेंगे इसको, ठीक है। और अभी 3 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 2 अनुपात 1 बार में मेरे भाई। यानी यहाँ भी देखा कि बड़े वाले का अंदर क्या हो जाता है, आधा। और ऐसे कई सारी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता होगी। तो जो पॉइंट आपने सीखा और समझा वो ये समझा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ऐसा केस होता है जहाँ पर अगर उसके मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे तो एरिया 1/4 हो जाएगा। बाकी चाहे वो स्क्वायर रहे चाहे वो रेक्टेंगल रहे, दोनों केस में एरिया अपने आप का आधा होते चला जाएगा। 2 अपने आप का 1 बन जाएगा, यहाँ भी 2 अपने आप का 1 बन जाएगा। तो अगर हम एक स्क्वायर के भी चारों मिड पॉइंट्स को जोड़ दें तो उसका अंदर जो बनेगा उसका एरिया आधा होगा। एक रेक्टेंगल के भी चारों मिड पॉइंट को जोड़ दें और अंदर जो बनेगा उसका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो यहाँ पे। तो उसी तरीके से बोला गया कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके सभी मिड पॉइंट को यहाँ जोड़ दिया गया है और सभी मिड पॉइंट को जोड़ के अंदर बनाया गया है। तो बोला गया व्हाट इज़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। तो मेरे भैया अंदर वाले का जो एरिया होगा ना, ये जो अंदर वाले का एरिया होगा वो आधा होगा किसके, तो पूरे एरिया का, ठीक है। पूरे एरिया का आधा होगा। तो पूरे का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पूरे का एरिया है हमारा 12 इंटू 6 और इस पूरे एरिया का आधा 2 से हम 3 बार में काटेंगे, 12 इंटू 3 हमारा 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। यानी पूरे का एरिया निकाल लीजिए और उसका क्या कर दीजिए, आधा। ठीक है, समझ गए। अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा यार, अब परेशान मत हो कि सर अंदर ये क्या बन गया, रोम्बस बन गया, कैसे बन गया, हाफ D1 D2 कैसे है। सारी चीज़ें आगे चलकर हैं, क्वाड्रिलेटरल ही आप पढ़ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल के बस अभी आप रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं। जब आगे चल के रोम्बस पढ़ेंगे उसके बाद आप आगे चल के और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जो बस मुद्दे की बात थी वो यहाँ पर ये थी कि मध्य बिंदु को जोड़ने पे क्षेत्रफल आधा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज की अगर हम बातें करते हैं तो क्या होता है, देखो ये पैरेललोग्राम है बड़ी शानदार चीज़। पहली बात आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पैरेललोग्राम का निर्माण हुआ कैसे, कैसे धरती पर ये आया, ठीक है, किसने इसको जन्म दिया बताओ। तो आप बोलोगे सर देखो पहले बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। सलमान कहते हैं अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ना हुआ तो क्या करेंगे, तब भी मेरे भाई एरिया जो होता है अंदर 1/4 बनता है। कोई दूसरी ट्रायंगल लेके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रितु कुमार कहते हैं सर 36 का आधा 18 होगा ना। अरे रितु जी 12 इंटू 6 72 होता है, 72 का आधा किया गया है तो 72 का आधा 36 होता है, ठीक है। रितु जी थोड़ा सा सही से कैलकुलेशन देखिए हमने किया क्या है। तो आपने कहा कि सर पैरेललोग्राम का जन्म हुआ धरती पे और पैरेललोग्राम हमारा जो आया ना वो एक क्वाड्रिलेटरल के वजह से आया। यानी दुनिया में हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, दुनिया में किसी भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल के अगर हम उनके मिड पॉइंट्स को अच्छे तरीके से जोड़ दें तो उनके मिड पॉइंट्स को यहाँ जोड़ने में जो है जो बनेगा दोस्त वो मेरे भाई क्या बनेगा, तो जो बनेगा उसी को पैरेललोग्राम कहते हैं। यानी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को जोड़ने पर कौन सा आया, तो क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ने पर ये पैरेललोग्राम आया। एक बच्चा कह रहा है सर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के फूफा जोड़े थे, तुम बताओ तुम्हारे फूफा गए थे जोड़ने रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को, है खतरनाक आदमी हो यार तुम, मतलब है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, तो क्वाड्रिलेटरल हाउस अपोजिट, पहली बात तो निर्माण कैसे हुआ वो जान लिए। अब उसके बाद इसके स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके मेरे भाई क्या है, तो जिसके यहाँ पर अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं समानांतर हो, ये विपरीत इसके समानांतर है, ये वाला इसके समानांतर है, और साथ में समानांतर भुजाएं बराबर हैं। ठीक है। अब सबसे मज़े की बात, जैसे बात यहाँ करते हैं तो इसकी लंबाई कुछ और होगी और इसकी लंबाई कुछ और होगी। तो जहाँ पर ये दोनों लंबाई हैं, जैसे मानो इसकी दोनों लंबाई हैं, तो मेरे भाई इसके जो डायगोनल होंगे ना, ये दोनों के दोनों अलग होंगे, यानी इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, d2 की वैल्यू कुछ और आएगी। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से यहाँ पर पहली बात पर डिफरेंट हो जाता है। रेक्टेंगल कहता है कि मेरे दोनों डायगोनल यानी मेरे दोनों विकर्ण बराबर होंगे, पैरेललोग्राम कहता है मेरे दोनों डायगोनल बराबर नहीं होंगे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बताओ? नहीं होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर हम इसको बीच बीच से काटते हैं, तो जैसे मानो जब इसके डायगोनल ही बराबर नहीं है, तो इस डायगोनल का आधा टुकड़ा और इस डायगोनल का आधा टुकड़ा बराबर कैसे हो सकता है। तो जब डायगोनल बराबर नहीं है तो इनके आधे आधे टुकड़े भी बराबर नहीं होंगे। समझ गए मेरी बातों को लेकर आप यहाँ पे? जैसे मान लीजिए पहले वाले डायगोनल की लंबाई 10 है और दूसरे वाले की लंबाई 12 है, तो वो 12 बटेगा 6 और 6 में, और इसकी लंबाई अगर 10 है तो ये बटेगा 5 और 5 में। तो कैसे इसका आधा इसके आधे के बराबर हो जाए? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। रितु कुमार जी, आपको जो भी समस्या है इंक्वायरी नंबर पर मेरे भाई दर्ज करवाइएगा। किताब पहुंची नहीं पहुंची जो भी है, आ जाइए। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या कहा गया है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पर चर्चा की गई। देखो, जितने का बुक डिलीवर नहीं हुआ है ना, मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, ये नंबर देता हूँ, कुरियर वाले का नंबर है दोस्त, आप इस पर बात कर लेना आप लोग, ठीक है। उनको फ़ोन करके परेशान करना जितना करना होगा, और एक बार आप इस पे बात कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा। 989111125114। आपको किताब नहीं पहुंची है, इस नंबर पर संपर्क करिएगा। इनको बोलिएगा, आर्यन नाम है इनका, बोलिएगा कि जो हमारी किताब है वो नहीं पहुंची है, आप हमारी सहायता करें। ज़रूर ही आपकी सहायता करेंगे, पूरा आपके लिए जो है यहाँ पर आपकी सेवा में तत्पर हैं। आपके वजह से क्या होता है, आपकी किताबें क्यों कभी कभी एड्रेस पर नहीं पहुंचती है। सबसे ज़्यादा आज तक मैंने जितने भी बच्चों का यहाँ केस देखा है कि सर मेरी किताब नहीं पहुंची, 20 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, ठीक है। हालांकि 50 दिन का कोई केस ऐसा आता नहीं है। इसमें बाद में जब हम लोग बैकएंड में जाके जब चेक करते हैं, स्टूडेंट की गलती निकलती है। और गलती मेरे भाई कैसे निकलती है, 10 नंबर के मोबाइल नंबर के जगह पे 8 नंबर का मोबाइल नंबर डालता है, ईमेल एड्रेस के जगह पे जो है परमानेंट एड्रेस डाल देगा, परमानेंट एड्रेस के जगह पे ईमेल एड्रेस डाल देगा। अब जब किताब घर के लिए निकल जाती है तो आपका एड्रेस सही नहीं होने की वजह से, मोबाइल नंबर नहीं होने की वजह से वो किताब को वापस आना पड़ता है, और फिर बाद आप में हमें बोलते हैं कि सर हमारी ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं पहुंचा। आज तक कोई एक ऐसा केस नहीं मिला जिसमें स्टूडेंट ने सारा डेटा सही भर रखा हो और उसके बाद भी उसे किताब ना मिले। तो इसीलिए कहा जाता है फॉर्म भरते वक्त जो है ना, इतनी मिस्टेक्स ना करें। यहाँ पर थोड़ा सा सही से फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, और उसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो इस पर अपना निदान करवा लीजिएगा आप लोग बात करके, ठीक है। आइए, तो हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अपोजिट साइड पैरेलल हैं और इक्वल हैं, डायगोनल में और मे नॉट बी इक्वल। यही बात मैंने आपसे कही थी कि इनके डायगोनल बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बातें होती हैं। अब दोनों बराबर होंगे तो कब होंगे, जैसे मानो कि अगर ये साइड 5 है, ये भी साइड 5 है, तो उस केस में मेरे भाई इन दोनों के डायगोनल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के डायगोनल बराबर हो जाएंगे, यानी अगर इस पैरेललोग्राम के चारों साइड बराबर होंगे तो ये बराबर है। लेकिन अगर ऐसा सोचो कि ये 5 है तो ये तो 5 होगा, ये मेरे भाई 6 हो गया और ये मेरे भाई 6 हो गया, तो उस केस में अगर ये एडजेसेंट साइड बराबर नहीं है तो इनके डायगोनल भी बराबर नहीं होंगे। तो पहली बात, अगर मेरे भाई एडजेसेंट साइड बराबर है तो डायगोनल बराबर, और डायगोनल बराबर है तो उनके आधे आधे भी बराबर। लेकिन अगर ये एडजेसेंट साइड बराबर नहीं है तो डायगोनल बराबर नहीं होगा, और डायगोनल बराबर नहीं होगा तो उनका आधा आधा भी बराबर नहीं होगा। आज ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। डायगोनल में और मे नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जब ये सारे के सारे भुजाएं बराबर हो जाते हैं तो उस केस में देखो, जैसे मान लो कि अगर ये 5 है और ये भी 5 है, तो उस केस में मेरे भाई ये जो दोनों डायगोनल होते हैं ये 90 पर काटते हैं। जब ये दोनों एडजेसेंट साइड बराबर होते हैं ना, तो डायगोनल का जो बिखराव होता है, जो कटाव होता है, वो 90 पर होता है, और उसी को आगे चल के हम रोम्बस का नाम देते हैं। और रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिनकी सारी भुजाएं बराबर हैं, और रोम्बस की सबसे प्यारी
और खूबसूरत बात होती है कि उसके विकर्ण 90 पर काटते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये डायगोनल, अगर ये पैरेललोग्राम की दोनों भुजाएं बराबर नहीं है, ये 5 है और अगर ये 6 है मेरे भाई, तो उस केस पे ये 90 पे काटेगा ही नहीं, ना 90 पे काटेगा, ना डायगोनल बराबर होंगे, ना डायगोनल के आधे आधे बराबर होंगे। लेकिन अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो डायगोनल भी बराबर होंगे, और डायगोनल बराबर होने के साथ साथ 90 पर भी काटेंगे। बुझे कि नहीं बुझे बताओ, समझ गए यहाँ पे? तो साइड के बराबर होने के वजह से डायगोनल में 90 का कटाव होगा, दोनों डायगोनल भी बराबर होंगे और उनके टुकड़े भी बराबर होंगे। लेकिन साइड के बराबर ना होने की वजह से ना डायगोनल बराबर होगा और ना उनके बीच का कोण जो है वो 90 आएगा। क्योंकि अगर ये सारे साइड बराबर हो गए तो इसी पैरेललोग्राम को स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है और उसे हम अलग से पढ़ते हैं रोम्बस, ठीक है। चलिए आ जाइए, साथ में यहाँ पर ये दो एडजेसेंट एंगल का जो कोण होगा वो कितना होगा, तो इन दो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 का होता है। अगर ये 10 का है तो 170, अगर ये 20 का है तो 160। क्यों ऐसा होता है? तो बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है कि अगर हम यहाँ पर जो है एक पैरेलल लाइन और एक पैरेलल लाइन बनाते हैं तो ये दोनों का सम 180 आता है बाई को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल। समझ गए यहाँ पर बात को, ठीक है। आ जाइए, अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है, ठीक है। अब अभी हम आपको ये बात बताए थे कि ईच डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि हम क्या करते हैं, एक हम ऐसा बनाते हैं पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम बनाते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा क्या बन जाता है, डायगोनल। तो एक डायगोनल पैरेललोग्राम को आधे और आधे एरिया में बांटेगा। उसी तरीके से मेरे भाई अगर हम इसका दूसरा डायगोनल बनाएं तो ये भी पैरेललोग्राम को आधे और आधे एरिया में बांटेगा। यानी प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। यानी एरिया ऑफ ए बी एन सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी एन सी। एक डायगोनल दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटेगा मेरे भाई, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए, अब उसके बाद बात आता है कि जैसे आपने ट्रायंगल पढ़ा था, तो ट्रायंगल का भी क्या था, ट्रायंगल का भी एक इन सर्कल था, अंतः त्रिज्या थी, सॉरी अंतः वृत्त था, और एक बाद उसके उसके सर्कम सर्कल भी था, परिवृत्त भी था, ठीक है। तो एक हमने पढ़ा था कि एक अगर कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है, तो हम उसके अंदर भी सर्कल बना सकते हैं और उसके बाहर भी बना सकते हैं। उसी तरीके से हमने स्क्वायर के केस में पढ़ा था कि हम उसके अंदर भी सर्कल बना सकते हैं और बाहर भी बना सकते हैं, और उनके पर्टिकुलर हमने रेडियस भी निकाल कर देखे थे। तो क्या हमारा एक रेक्टेंगल के अंदर सर्कल बन सकता है और क्या उसके बाहर सर्कल बनता है, ये दोनों बातें जानने की आवश्यकता है। तो पहली बात, अगर मान लीजिए कि ये हमारा रेक्टेंगल है, क्या है मेरे भाई, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या हो जाता है कि रेक्टेंगल में अगर आप मान लीजिए सर्कल बनाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, जो कि मैं आपको एग्जैक्ट यहाँ बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हमारा ऑलरेडी क्या है, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर मान लीजिए कि हम यहाँ सर्कल बनाने की कोशिश करें, तो देखो सर्कल कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये सर्कल मेरे भाई इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, लेकिन इधर टच कर ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं, कभी भी इधर टच कर ही नहीं पाएगा। यानी कभी भी अगर एक रेक्टेंगल के अंदर हम सर्कल बनाते हैं तो इसकी जो रेडियस होगी ना, जो इसकी रेडियस होगी, ये पूरे के पूरे चौड़ाई का क्या हो जाएगा, आधा। यानी अगर मान लीजिए कि ये 8 है ना, तो ये 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्त। यानी इस केस में कभी भी ध्यान रखना कि अगर कोई रेक्टेंगल के अंदर कोई सर्कल बनाते हैं, यानी कोई आयत के अंदर कोई वृत्त बनाते हैं, तो उस आयत की रेडियस यानी जो त्रिज्या होगी उसके चौड़ाई यानी वृत्त का क्या हो जाती है, हमेशा आधा होती है, हमेशा आधा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया है कि अगर मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल के अंदर सर्कल बनाया तो क्या हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम कोई सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बनाए तो क्या होगा, उस केस में उसकी रेडियस कितनी आएगी। तो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर आपने क्या बनाया है, तो इस सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बनाया है। आपको अच्छे से पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, और इसको अच्छे से पता है कि क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। और जब हम इनके डायगोनल को ज्वाइन करेंगे, तो इनके डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो वो हमारा
क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और मेरे भाई यहाँ रूट हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ आपको पता है, और वो क्या पता है कि सर्कल में यहाँ पर जो है, ठीक है, यही वाला जो पॉइंट होगा ना AC, यही हमारा डायमीटर होगा, यही हमारा क्या होगा, डायमीटर होगा। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो इस केस में डायमीटर का मतलब क्या होता है, डायमीटर का मतलब रेडियस का 2 गुना। यानी जो ये हमारा 2r होगा वो किसके बराबर होगा, तो 2r जो होगा वो हमारा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेडियस आएगा वो क्या होगा, तो रेडियस हमारा 1/2, ठीक है, l स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए। तो अब ये दोनों पॉइंट को हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई बच्चा कह रहा है कि सर आप इसको है ना बीच में बनाओ। लो भाई, बीच में बना दिया, इससे क्या हो गया, कुछ हो गया क्या, कुछ हो गया, हम उसको वहां से घसका के लाके बीच में बना दिया, इससे कुछ हो गया, मतलब क्या इसकी रेडियस कुछ और आएगी, तब भी तो रेडियस मेरे भाई हमेशा इसी का आधा होगा ना। तो चाहे कोने में बना लो चाहे बीच में बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोशिश बस यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भुजाओं को ये टच करे। कोने में ये 3 भुजाओं को मेरे भाई टच करेगा। अनुराग कुशवाहा, वो एक प्रॉपर्टी काम की नहीं थी, इस वजह से उसको मैंने स्किप कर दी। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी आप कह रहे हैं तब से 40 बार कमेंट कर चुके हैं कि हाँ सर एक प्रॉपर्टी स्किप कर दी, स्किप कर दी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और आपके कोई काम का ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसी वजह से हमने इसको स्किप कर दिया है। दिख रहा है मेरे भाई आपको, यहाँ पर ऐसे मत बोलिए। ठीक है, ये देखिए पूरा का पूरा, ये इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, पीछे बता रखा है। ठीक है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू का फर्जी प्रॉपर्टी है। जो जरूरत है वो हम बता रहे हैं, वो बड़े ध्यान से सुनिए आप। इतना इम्पेशेंट हो जाते हैं ना, एक ही कमेंट आप लोग इतनी बार करने लगते हैं। तो यहाँ जो रेडियस आएगा वो चौड़ाई का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर आपने देखा कि अगर ये L है और अगर ये B है तो डायगोनल हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2r की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल का आधा। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि देखो इस केस में क्या होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर इस केस में आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सर जो आपकी जो रेडियस आती है वो क्या हो जाती है, डायगोनल का आधा हो जाती है। तो दोनों में बड़ा फर्क है। अगर इसके अंदर सर्कल आएगा तो रेडियस चौड़ाई का आधा, और अगर बाहर इसके सर्कल आएगा तो रेडियस हमारा डायगोनल का आधा हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। सर अंतर लिखा में से स्पेल्ट लाइन है, कहाँ अंतर लिखा है यार, तो अंतर यार मतलब अंदर है, इतने बात के लिए आप 4 बार कमेंट कर रहे हैं, मतलब आप एसएससी के छात्र हैं, इतना एरर तो यार होगा कहीं कहीं पर है कि वृत्त के अंतर बना हुआ समानांतर, अंतर नहीं है ये, क्या है ये, अंदर है। अब इसके लिए आप तब से कमेंट कर रहे हैं सर हिंदी सुधारो हिंदी सुधारो। ओहो, कैसे होगा भाई साहब काम। आपके अगर पेपर में मान लीजिए सवाल गलत आएगा, आप तो एग्जाम में ही हल्ला करना शुरू कर देंगे, सवाल गलत आ गया, सवाल गलत आ गया। मेरे भाई कुछ चीज़ों एरर के साथ ज़िंदगी एक्सेप्ट करना सीखो। ज़िंदगी में जो लोग आते हैं ना वो भी परफेक्ट नहीं होते, उनमें भी एरर होता है। 2018 का हमारा मेंस का पेपर था, जो हमारा पहला सीजल का अटेम्प्ट था। उस परीक्षा में शुरू के 20 सवालों में लगातार के 13 सवाल गलत थे, और सबसे ज़्यादा गलती एसएससी के इतिहास में हमारे शिफ्ट में ही हुआ था। सोचिए उस हालात में हम किस तरीके से पेपर दे रहे होंगे। हमने सवाल बनाया, हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है। कुछ सवाल ऐसे हैं इंग्लिश सही है हिंदी गलत है, कुछ ऐसे हिंदी सही है इंग्लिश गलत है, कुछ में ऑप्शन ही नहीं है, कुछ में सवाल के ही आधे अधूरे डेटा हैं। आधा घंटा खराब हो गया था मेरे भाई 20 सवाल बनाने में, और जब सेंटर से बाहर निकले तब पता चला कि पेपर में गलतियां आई हैं, और जिस दिन आंसर किया है उस दिन पता चला 13 गलतियां आई हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए है ना अपने आप को एक्सेप्ट किया करो। चल ठीक है, समझदार हो यार, उतना दिख भी रहा है इसके अंदर कि हाँ अंदर बना हुआ है, तो वो अंतर ना होकर अंदर है। ठीक है, आ जाओ चलो। इंट्रोवर्ट कहते हैं सर यू आर द बेस्ट टीचर सर, अभी मैं बहुत पीछे हूँ बट बहुत समझ आ रहा है, मैथ्स का डर खत्म हो गया। चलिए बहुत शानदार, आ जाइए। अब क्या बोला जाता है, अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल इज ऑलवेज अराउंड, बस ये बहुत शानदार लाइन है, इसको पढ़िएगा।
कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर जो है, ठीक है, कि वृत्त के परितः बना समांतर चतुर्भुज हमेशा चतुर्भुज होता है, हमेशा समचतुर्भुज होता है। कहने का मतलब क्या है कि देखो, आप ऐसे बात को समझो, मान लो कि यहाँ पर ये सर्कल है। अब अगर इस सर्कल को मुझे किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर बनाना है ना, तो जैसे मानो क्या है कि एक मेरा ये भी पैरेललोग्राम है, समझना मेरी बात को, ठीक है, एक ये भी मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है, यानी इसकी लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है। और मेरे भाई एक ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है, जहाँ पर ये क्या है, तो ये हमारी चारों भुजाएं बराबर है, यानी ए हो गया, ए हो गया, ठीक है। ये रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ सर्कल बनाने जाते हैं तो दूसरा सर्कल यहाँ मात्र 3 साइड को टच कर पाता है, लेकिन वहीं अगर हम यहाँ बनाने जाते हैं ना, तो सर्कल हमारा चारों भुजा को टच कर पाता है। यानी कहने का मतलब अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तभी सर्कल इसके अंदर फिट बैठ पाएगा, और अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं है तो फिट नहीं बैठ पाएगा। और जब दुनिया का कोई भी पैरेललोग्राम हो, अगर उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको हम यहाँ पर रोम्बस कह सकते हैं, और अगर उसके चारों कोण 90 आ गए तो हम उसे स्क्वायर कह सकते हैं। चारों साइड बराबर होने से रोम्बस कहलाता है, और चारों साइड और चारों कोण बराबर होने से वो स्क्वायर कहलाता है। समझ गए बात को? यहाँ पर तो वही बात बोली गई है कि यहाँ पर ABCD क्या है, तो जरूर एक रोम्बस है। रोम्बस क्या है? रोम्बस आगे चल के पढ़ोगे कि यहाँ पर जो है समचतुर्भुज, कि मेरे भैया एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, तो समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, तो समचतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है। अब जिस तरीके से आपने सीखा कि यार हम एक स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, हम एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो उसी तरीके से अब आपको क्या सीखना है कि एक पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सीखना है वो समझिए। तो पैरेललोग्राम का यहाँ पर एरिया ऐसे निकल जाता है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, तो ये आपका एक पैरेललोग्राम है। क्या है दोस्त यहाँ पर, तो पैरेललोग्राम है। अब जैसे मानिए मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ पर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाते हैं, सामने वाले वर्टेक्स से किसके ऊपर हाइट गिराते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू तो पता ही है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा बेस है। तो सीधा का सीधा इसका जो क्षेत्रफल आता है वो मेरे भाई, यानी जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा है, कहने का मतलब जिसके ऊपर ये हाइट आई है, तो यहाँ पर वो बेस हो जाएगा और यहाँ पर वो हाइट हो जाएगी। सिंपल, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बोलोगे सर वो हाफ कहाँ गया, वो हाफ गायब हो जाएगा। इसीलिए गायब हो जाएगा क्योंकि देखो अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि एक जो डायगोनल होता है वो आधे और आधे एरिया में बांटता है, यानी जितना एरिया इसका आएगा तो उतना ही एरिया मेरे भाई इसका भी आएगा। यानी कुल मिलाकर जो ये पैरेललोग्राम होगा उसकी एरिया दोगुनी होगी। किसकी, तो दोगुनी होगी मेरे भाई इस ट्रायंगल की, यानी जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है। तो पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा इस ट्रायंगल के एरिया का दोगुना, यानी पैरेललोग्राम का एरिया ट्रायंगल के एरिया का दोगुना, तो 2 इंटू। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल के एरिया की। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू मेरे भाई ये बेस होता है तो हम बेस लिखते हैं, और उसके बाद ये हाइट होता है तो हम हाइट लिखते हैं। ठीक है, तो ये हाफ से हमारा 2 खत्म हो जाता है और फाइनली हमारा क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट आ जाता है। और यही बातें वहाँ पर ऊपर में लिखी भी गई हैं, आप देख लीजिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। यही शब्द यहाँ लिखे गए हैं, बेस इंटू हाइट। समझे या नहीं समझे, बुझे या नहीं बुझे, बताइए। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर यहाँ बोलेंगे कि सर ये AB AD साइन थीटा ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये भी पॉइंट हम आपको बताते हैं, अच्छे से बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, आपको इस पैरेललोग्राम की हाइट नहीं दी है, लेकिन आपको ये A बोला गया है और ये B बोला गया है, और इसके बीच का जो कोण है वो थीटा बोला गया है। क्या बोला गया है, थीटा बोला गया है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, आप एरिया कैसे निकालोगे। याद करो वो दिन जब हम आपको पढ़ाए थे। पहली बात तो अभी ये पढ़ाए हैं कि एक डायगोनल जब हम बनाते हैं तो एरिया आधे आधे में बढ़ जाता है। तो वापस से वही कंसेप्ट कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो दोगुना होगा किसके, तो दोगुना होगा इस ट्रायंगल के। जितना इस ट्रायंगल का एरिया आएगा उतना ही उस ट्रायंगल का एरिया आएगा। ठीक, अब उसके बाद 2 हो जाएगा। ये ट्रायंगल का एरिया बताए थे कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, जब 2 भुजाएं दी गई हों और उनके बीच का कोण दिया गया हो, तो हाफ AB साइन थीटा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हाफ इंटू AB साइन थीटा। याद करो आज से 2000 साल पहले पढ़ाए थे। तो हाफ से हाफ खत्म हो जाता है और मात्र कितना बच जाता है, तो AB साइन थीटा बच जाता है। यानी एक पैरेललोग्राम के यहाँ पर
ठीक है। एक मेरे भाई समानांतर चतुर्भुज का, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला, या तो उसके बेस को हाइट से गुना कर दीजिए, और दूसरा उनके दो भुजाओं को गुना करके उनके बीच के कोण का साइन थीटा उनसे गुना कर दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? वेरी नाइस क्लास, ऑल डाउट्स आर क्लियर। तो चीज़ों को रटना नहीं है कि हाँ दे दिया बेस इंटू हाइट तो हम रट लेंगे, दे दिया ए बी साइन थीटा तो रट लेंगे। भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो जानो ना। ठीक है, यहाँ पर कैसे आता है बेस इंटू हाइट वो जान लिया आपने कि हाँ भाई साहब ऐसा होता है कि इसका एरिया इसके दोगुने के बराबर, हाफ से 2 कट जाता है। उसी तरीके से ए बी साइन थीटा कैसे आता है वो जानिए। हर एक पॉइंट के पीछे का रीज़न है, बिना रीज़न का यहाँ कोई नहीं आया है। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या बोला गया है वो देखिए। पैरेललोग्राम में तो इतने पॉइंट बनते हैं, इतने पॉइंट बनते हैं जिन्हें पढ़ाते पढ़ाते आदमी थक जाए, और पढ़ते पढ़ते तो आप थक जाओ। ठीक है, चलिए तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, और वो क्या है, इन अ पैरेललोग्राम द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 2 टाइम द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट टू साइड। ये भी बहुत शानदार प्रॉपर्टी है और पेपर में पूछा जाता है। और मेरे भाई सब का कंपाइलेशन आपके फॉर्मूला बुक में है, सारा कंपाइलेशन आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है। एक एक पॉइंट को स्लाइड में ऐड करवा के हमने डाला है। पैरेललोग्राम की कहानी ऐसी होती है कि जैसे मानो आपका ये ए हो गया साइड, ये हमारा बी हो गया। चूंकि दोनों साइड अलग हैं तो इसके दोनों डायगोनल भी मेरे भाई अलग अलग होंगे, D1 और D2 होगा। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, इन दोनों स्क्वायर, इन दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम, यानी डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाता है किसके, तो वो बराबर हो जाता है मेरे भाई 2 गुना यहाँ पर इनके साइड के स्क्वायर के। क्योंकि ये है तो ये भी ए होगा, ये भी है तो ये भी बी होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर। यानी कहने का मतलब देखो, याद करो क्वाड्रिलेटरल के दिन, क्वाड्रिलेटरल में आपने पढ़ा था, और क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ा था कि डायगोनल का जो स्क्वायर का सम होता है बराबर होता है चारों साइड के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ भी वही प्रॉपर्टी लगी है, डायगोनल का स्क्वायर का सम बराबर हो जाएगा चारों साइड के स्क्वायर के सम के, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने पढ़ रखी है। अब यहाँ से और भी काफ़ी ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर चर्चा किया जाना है, उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सारे पॉइंट्स को भी कवर करेंगे और हर पॉइंट के साथ एक एक एग्जाम्पल को भी कवर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ठीक है, चलिए, बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन। धन्यवाद ITO संदीप जी, बढ़िया से पढ़ते रहिए दोस्त। ठीक है, देखो रिवीजन करोगे ना यार, देखो अब जो चीज़ें हैं पैरेललोग्राम में जो हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चाहे किसी किताब से पढ़ो, टीचर से पढ़ो, मुझसे पढ़ो, कहीं से पढ़ो, मैं एग्जाम्पल आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जब पढ़ना ही है और कहीं से भी पढ़ना है तो अभी जब पढ़ा रहे हैं तभी क्यों ना पढ़ लें, क्यों समय को व्यर्थ करें। आप अपना इतना कीमती समय देते हैं, जहाँ लाइब्रेरी में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से, अपने घर से, अपने पेरेंट्स के इतने पैसे आप लगाते हैं, अपना कीमती समय लगाते हैं, तो साथ के साथ करते चलिए। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ को बोरिंग नहीं बनाना, बहुत इंटरेस्टिंग हमें बनाना है यार। यकीन मानिए इससे खूबसूरत कुछ चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। और ज्योमेट्री तो ऐसा है ना कि जब आप किसी को बिठा के एक्सप्लेन करना शुरू करोगे तो सामने वाले का दिमाग खुल जाएगा। क्योंकि अक्सर में हमारे टीचर्स ने हमें आदत लगा दी चीज़ों को लेकर, रटो, कुछ नहीं आता तो बस रटो। बट कैसे हुआ, क्यों एक ट्रायंगल का एरिया छोटा पड़ जाता है एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर के आगे, तो सारी बातें धीरे धीरे समझेंगे ना तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो पढ़ते रहिए। मयंक कह रहे हैं सर शीट, मेरे भाई शीट डाल दी है, देखो एक बार आप जाके शीट देखो तो सही, क्वाड्रिलेटरल की शीट डली है नहीं डली है। ठीक है, तो रिवाइज करो, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। भोकाल मचाएंगे और भोकाल बनाएंगे बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार भाई। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।